अकाउंटिंग फॉर सेल, यहाँ पे हमें जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कब कब इशू करते हैं, कब कब इसका रेलेवेंट इफेक्ट जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स के अंदर, कब नहीं करते, तो इसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई भी बिजनेस जब बनता है तो वो प्रॉफिट के लिए बनता है, वो गुड्स या सर्विसेज वगैरह अपने कस्टमर को सेल करता है, जिसके ऊपर वो रेवेन्यू या इनकम को जो है वो रिकॉर्ड करता है। रेवेन्यू इनकम एक ही चीज़ है जिसको वो रिकॉर्ड करता है। और ये सेल जो है वो आपको पता है कैश पे भी कर सकता है, क्रेडिट पे करेगा तो सेल डे बुक में जाएगी, कैश पे करेगा कैश डे बुक में जाएगी। तो जब हम ये सेल परचेज की गेम चल रही होती है या जब हम सेल कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो हम कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हर टाइम इशू कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इशू कर रहे थे इसको जो डिस्कस करेंगे। अब हम SC लर्निंग एज ए प्लेटफॉर्म है, हमारा एक बिजनेस है। लेट्स सपोज हमारे पास कोटेशन आ रही है, सेल कोटेशन आ रही है, हमारा एक स्टूडेंट जो है वो हमें कोटेशन भेज रहा है कि सर मुझे चाहिए जी PRC 4 के टेस्ट, मुझे चाहिए PRC 5 के टेस्ट, मुझे चैप्टर वाइज टेस्ट भी चाहिए, उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेक्चर्स वगैरह भी चाहिए। उसने हमें सेल कोटेशन भेजी है, तो हमारी कंपनी जो है उस सेल कोटेशन को रिव्यू करेगी, देखेगी क्या 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 हमारे पास ये चीज़ें हैं, क्या जो उसने हमें प्रपोजल भेजा हुआ है कि जी मुझे ये सर्विसेज चाहिए, उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या क्या क्राइटेरिया। तो कस्टमर ऑर्डर करने से पहले हमें सेल कोटेशन भेजता है। जैसे आपकी अम्मी आपको कहती हैं कि जाओ वो जो गली के कोने पे स्टोर है उससे पूछो कि ये चीज़ें उसके पास अवेलेबल हैं या नहीं है, सारी उसके पास हैं। तो आप जाते हो उससे पूछते हो जी ये चीज़ें हैं, वो कहता है हाँ जी हैं। फिर आप घर आते हो बताते हो हाँ जी मेरे अम्मी जी वहाँ पे ये तमाम चीज़ें अवेलेबल है, फिर अम्मी आपको पैसे देती हैं, फिर वो जाके आप सारा सामान उठा के ले आते हो। तो ये भी इसी तरह ही है कि सबसे पहले कंपनी के पास आती है सेल कोटेशन। एक कस्टमर जो है उसको सेल कोटेशन बेचता है और उससे पूछता है क्या ये आपके पास ये तमाम चीज़ें हमें एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी, या क्या आपके पास ये आइटम मौजूद है, कौन सी नहीं है वो हमें बता। तो उसको कहते हैं सेल कोटेशन। तो ऑर्डर करने से पहले कस्टमर बेसिकली क्या करता है, एक सेल कोटेशन बेचता है जिसको जो है वो कंपनी रिव्यू करती है और उसके बाद उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने या ना एक्सेप्ट करने का डिसीजन लेती है। तो क्या इसका कोई इफेक्ट होना चाहिए एंट्री के ऊपर, क्या कोई डेबिट क्रेडिट करना चाहिए? हरगिज नहीं। ना हमारा कोई एसिड बढ़ा है ना हमारा कोई एसिड कम हुआ है, ये तो सिंपल एक प्रपोजल आया है जो कि अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि एक स्टूडेंट ने हमें कहा जी मुझे ये टेस्ट चाहिए, आप प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कहेंगे लिख के भेज देंगे जी हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं, या हमारे पास चीज़ें हैं या नहीं। फिर वो कस्टमर क्या करेगा, वो हमें ऑर्डर देगा, वो प्लेस एन ऑर्डर करेगा। ठीक है सर आप मुझे ये सर्विसेज ये लेक्चर प्रोवाइड कर दें। तो हम उसके ऑर्डर के ऊपर क्या कोई एंट्री पास करेंगे? नहीं। ना तो हमने अभी इसको कोई चीज़ दी है ना कुछ किया, ये तो अभी इसने हमें ऑर्डर दिया है। फिर ऑर्डर के एवज हम उसको क्या करेंगे, गुड डिस्पैच नोट देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें बेसिकली करेंगे नोटिस टू कस्टमर टू इन्फॉर्म दैट द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड। हम इसको जो है वो किसी और एग्जांपल की तरह मूव करते हैं जहाँ पे गुड्स का लेन देन हो। हम कहते हैं जी हमारी कंपनी जो है वो लैपटॉप्स बनाती है। अब हमारे पास जो है वो एक कस्टमर का सेल कोटेशन आ गई, क्या आपके पास डेल के इस स्पेसिफिकेशन के लैपटॉप्स मौजूद हैं, क्या आपके पास HP के लैपटॉप्स मौजूद हैं? तो हमने कहा जी हाँ हमारे पास मौजूद है। अब वो हमें सेल ऑर्डर भेजे, क्या क्या ठीक है जी 10 डेल के भेज दो, 10 जो है वो आप HP के भेज दो। ये उसने हमें सेल ऑर्डर भेजा। ना तो इससे हमारे कोई लैपटॉप कम हुआ ना लैपटॉप ज़्यादा हुआ, ना एसिड बढ़ा ना एसिड कम हुआ, तो हम कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डबल एंट्री पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जी एक बंदे को बुलाया और उसको कहा कि जी ये तमाम लैपटॉप गाड़ी में लोड कर दे या ट्रक में लोड कर दे, जिसमें भी लोड करने हैं वो लोड कर देता है। इसे हम कहते हैं गुड डिस्पैच नोट। ये हम कस्टमर को जो है वो इशू कर देते हैं। आजकल तो ईमेल के ऊपर ठक उसको इशू हो जाता है कि जी आपकी गुड्स यहाँ से डिस्पैच हो चुकी हैं। जैसे जैसे आप आई के आपको बुक्स वगैरह करवाते होते थे पहले, अब तो आपको नहीं मिलती बुक्स। जब आपको पहले करते थे तो आई के आपको बता देता जी हाँ आपकी बुक्स जो हैं वो डिस्पैच हो चुकी हुई हैं, आपको रिसीव हो जाएंगी। तो डिस्पैच नोट के ऊपर भी बेसिकली कोई एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करते। फिर जो ट्रक वाला या गाड़ी वाला लेके जा रहा होता है उसको हम कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। एक डॉक्यूमेंट हम उसको देते हैं डिलीवरी नोट, कि जब वहां पे जाएगा तो कस्टमर के साइन करवा के ले आई कि ये जो जो उसने हमें आइटम लिख के दी थी वो उसको रिसीव हो चुकी है। वो हम कहाँ पे लेते हैं, उसको ड्राइवर को दे देते हैं। ठीक है, ड्राइवर साहब ट्रक निकालते हैं और उनके जगह पे पहुंच जाते हैं कस्टमर के, उनको कहते हैं जी 10 HP के लैपटॉप आ गए, 10 आपके पास डेल के लैपटॉप आ गए। कस्टमर पकड़ता है डिलीवरी नोट और देखता है जी जी मेरे पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। एक अपने पास रख लेता है और एक जिस पे हमने उसको कहा होता है कि साइन करके ले आई, वो साइन करके ड्राइवर को पकड़ा देता है। ड्राइवर हमारे पास वो लेके आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको संभाल लेते हैं।
फिर जब जिस टाइम को हमारे उसने डिसाइड किया होता है कि जी मैं इस टाइम को आपको जो है वो पैसे दूंगा या जो भी होगा कि जी मैंने रिसीव कर लिया, जब हमारे पास वो इनवाइस आ जाती है डिलीवरी नोट के बस, जब वो साइन करके भेज देता है, फिर हम उसको सेल इनवाइस इशू करते हैं, जहाँ हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं सर जी आपको गुड डिलीवर हो चुकी हुई हैं, अब हमारी जो है वो जो डेट या डिटेल ट्रांजेक्शन की होती है वो लिखते हैं, पेमेंट्स वगैरह लिखते हैं कि जी इस डेट को आपको हमने ये 10 लैपटॉप भेजे इसकी ये पेमेंट है, ये 10 लैपटॉप भेजे इसकी ये पेमेंट है, डेट लिखी होगी, ठीक है, वहाँ पे लैपटॉप लिखे होंगे और साथ उसकी अमाउंट लिखी होगी, और अब हम उसको सेल इनवाइस इशू कर देंगे क्योंकि ये सेल हो चुकी हुई, अब ये सेल रिकॉर्ड हो चुकी है। जब हम सेल करेंगे तो सेल रिकॉर्ड करेंगे, तो सेल रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अगर क्रेडिट पे दिया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इसको सेल डे बुक में लिख रहे हैं, यकीनन हमने इसको क्रेडिट पे किया होगा, तो क्रेडिट पे हम क्या करेंगे, रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है जो कस्टमर को शो कर रहा है कि जी किस टाइम जो है उसने हमसे जो है वो अमाउंट को सेटल करना है, नेट अमाउंट कितनी है, कैश रिसीव कितना करना है, और वो सारी डिटेल होंगी इसके अंदर। और डॉक्यूमेंट शो कस्टमर द अमाउंट स्टिल ओव्ड एट द पॉइंट इन टाइम, it will be the net amount of all invoices issued less cash received by a business up to a point in time। जो कैश रिसीव कर लिया उसको लेस कर देंगे, ठीक है, बाकी जो हम रिसीव करना होगा उसको हम रिकॉर्ड करने देंगे, तो इसके ऊपर भी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्रेडिट नोट इशू करेंगे कस्टमर को, और क्रेडिट नोट हम कब कस्टमर को इशू करेंगे, क्रेडिट नोट बेसिकली हम कस्टमर को तब इशू करेंगे जब कस्टमर हमारे उधार पे जो चीज़ें ली होंगी वो हमें रिटर्न करेगा। जब वो रिटर्न करेगा तो बिजनेस में हम बैठे होंगे, हम कहेंगे ठीक है जी आपने 5 लैपटॉप रिटर्न कर दिए, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया और आपके रिसीवेबल हमने कम कर दिए हैं, तो हम इसको क्या क्रेडिट नोट में इशू करके बता रहे हैं, यकीन दहानी करा रहे हैं कि सर जो आपका पैसे थे उसको हमने कम कर दिया। तो सेल कोटेशन में क्या है, पूछ रहे हैं ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं, फिर सेल ऑर्डर में क्या आप ऑर्डर दे रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे भेज दें, फिर वो इन चीज़ों को डिस्पैच कराते हैं, डिस्पैच नोट देते हैं, डिलीवरी नोट देते हैं, वो कस्टमर के वहाँ पे जाकर उसे साइन करवा लेता है कि हमें ये चीज़ें डिलीवर हो गई हैं, फिर उसके इवज़ हम उसको सेल इनवॉइस इशू करते हैं, फिर स्टेटमेंट इशू करते हैं, स्टेटमेंट में जो है वो हम बता देते हैं कोई जो उसको अगर कोई डिस्काउंट वगैरह दिया कोई चीज़ें उनका एक टोटल सब टोटल उसको बता देते हैं, और फिर हम जो है वो क्रेडिट नोट इशू करते हैं अगर वो कोई चीज़ें हमें रिटर्न करता है। तो सेल डे बुक की हमने जो है वो देख लिया था, यहाँ पे डेट आती है, यहाँ पे कस्टमर नेम आता है, यहाँ पे इनवॉइस आती है, यहाँ पे रुपीज़ आते हैं। तो जो भी मैंने एग्जाम्पल की थी उसको अगर हम देखें, जो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल की थी ये, इस एग्जाम्पल में से सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, सेल, हमने कौन कौन सी उधार के ऊपर सेल की है, बॉट्स गुड्स, यहाँ पे भी जो है वो बॉट गुड की हैं, बेसिकली यहाँ पे जो हमने गुड सेल की हैं, तो इन सबको हम जाकर सेल डे बुक के अंदर रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट तौसीफ साहब हैं, तो तौसीफ साहब का भी यहाँ पर जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लो जी, तौसीफ भाई का भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, और तौसीफ भाई की अमाउंट क्या है हमारे पास जी, ये जी हमारे पास तौसीफ भाई की अमाउंट है, रुपीज़ इन थाउजेंड किया हुआ हमने, तो ये हमारे पास यहाँ पे तौसीफ भाई की भी अमाउंट आ गई। इसका एक हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल क्या आता है हमारे पास, 73। ओके, इसको ये हमने क्या बनाई है, सेल डे बुक बनाई है, सेल डे बुक। इसी तरह अगर हमें सेल रिटर्न डे बुक बनानी हो, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट नीचे जाके सेल रिटर्न डे बुक जो है वो बना लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें रिटर्न हुई थी वो हम यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं। और सेल रिटर्न डे बुक का क्या होता है, इनवाइस होती है, नहीं क्रेडिट नोट होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्रेडिट नोट, इसको CN से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पर सेल रिटर्न डे बुक R डाल देता हूँ। तो हमें किस किस से रिटर्न आई थी, और रिटर्न कौन सी डेट को आई हमें,
20 को आई है, 20 को आई है, इससे आई है 6000 की, जवाद साहब से आई है हमें 6000 की, और रुपीज़ इन 1000 चल रहे हैं तो हम इसको 6 ले लेते हैं, और इनसे आई है जी हमें 14 की। तो टोटल क्या हुआ, टोटल आ गया हमारे पास 20, और ये किस डेट को हुई है, 20 डेट को, और ये किस डेट को हुई है, 20 डेट को। तो सीफ साहब से हमें कोई रिटर्न नहीं हुई, और टोटल हम कब करते हैं, मंथ एंड के ऊपर या ईयर एंड के ऊपर। तो ये क्या है हमारे पास 20 नवंबर। ओके, समझ आ गई सेल डे बुक कैसे बनेगी, सेल रिटर्न डे बुक कैसे बनेगी। उसी क्वेश्चन से हमने सेल डे बुक बना ली, और उसी क्वेश्चन से हमने सेल रिटर्न डे बुक बना ली। अब यहाँ से थोड़ी सी आगे चीज़ें हमने और डिस्कस करनी है। डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, ये क्या डिस्काउंट होते हैं, इनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इनकी एंट्रियाँ कैसे पास करते हैं। तो इंशाल्लाह इसको